हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से गोरपन लाइव में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ध्वनि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे थे डेसिबल के बारे में और मीटर हर्ट्ज, ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती है। किस प्रकार से किसको मापा जाता है, कौन से किस प्रकार को यहाँ पे सूचित किया जाता है, सारा चीज़ स्केल बाय स्केल हम लोग देखने वाले हैं। ये अब आपके रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन 80% यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये अगर ये 80% कर लेते तो आपको 20% करेंट के माध्यम से करने में काफ़ी आसान होता है, क्योंकि यहाँ से जो भी रेडियस और जो भी सोनोग्राफी या आपको साइंटिस्ट के बारे में या किसी प्रकार की आपको अंतरिक्ष यान के बारे में जानकारी यहाँ से भी आपको बहुत सारे कनेक्ट होते हैं और देखने को मिलता है, और आपको यहाँ से कनेक्ट करके याद करने में काफ़ी आसानी होती है। तो आइए क्लास को कवर करते हैं। यहाँ में हम लोग 11 क्लास कर चुके हैं, अगर नहीं देखें तो देख लीजिए फिजिक्स का, और ये हमारा 12 नंबर क्लास है। ये क्लास को कवर करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि यह क्लास आपको रोज़ाना ऐसे ही मिलते रहें। अभी टाइम इतना नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन को किया जाए, बस उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किया जाए ताकि आपको एग्जाम हॉल में किसी पर कठिनाइयाँ ना आए। क्वेश्चन है हमारा, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति भी और आवर्तकाल IT के बीच का संबंध क्या होता है। आंसर हो जाएगा n बराबर 1/t। ठीक है। नेक्स्ट, ध्वनि तरंग किस में नहीं कर सकती है परिवर्तित, तो आपका आंसर हो जाएगा निर्वात में नहीं कर सकती है गमन। याद रखिएगा, क्वेश्चन करेंगे तेजी से क्योंकि समय बिल्कुल कम है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है ध्वनि तरंगे, असत्य की बात की जाती है। आंसर कीजिएगा विद्युत चुम्बकीय। क्या हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। तो भाई साहब, ध्वनि तरंग की विशेषता हमारा घनत्व नहीं होता है, बिल्कुल नहीं कहा गया है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि ध्वनि तरंगे होती है किस प्रकार से। तो हमारा आंसर निकल जाता है यांत्रिक तरंगे होती है। क्या होती है, यांत्रिक तरंगे होती है। लीजिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट और मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल। कम समय में तेजी से बहुत सारा क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति के एसआई मात्रा को नाम दिया जाता है। एसआई मात्रा को नाम दिया जाता है। तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, हेनरिक रुडोल्फ हटर्ज। हेनरिक रुडोल्फ हटर्ज हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है। एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय आवर्तकाल हमारा सही हो जाता है। प्रश्न अगला देखते हैं यहाँ पे कि ध्वनि डॉट स्थान में संरचन कर सकती है। क्या कर सकती है, संरचन कर सकती है सभी विकल्प, यानी कि आपको केवल गैस, द्रव और यहाँ पे ठोस पदार्थ से गैस, और इसमें क्या हो सकता है गमन कर सकती है। ये चीज़ें कहा गई, वही संरचन की बात की जाती है। अगला, ध्वनि के संरचन के लिए आवश्यक माध्यम आवश्यकता में होना चाहिए। तो आवश्यकता में क्या होना चाहिए, आंसर हो जाएगा इनमें से सब, यानी कि ठोस, द्रव, गैस। इसके पहले यही ऑप्शन आया था। एग्जाम हॉल में एक ही ऑप्शन दिया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ध्वनि गमन नहीं कर सकती, ये भी चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। ध्वनि गमन किस में नहीं की जा सकती है, ये चीज़ आपसे जब भी पूछे तो निर्वात के अंदर ध्वनि गमन नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए एक माध्यम होना चाहिए और निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है। आप रुई को भी एक फेंकिए या एक ईंट का टुकड़ा फेंकिए, दोनों का वेट समान ही नीचे गिरेगा। अगला प्रश्न, नर्म और छिद्रयुक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है, वो तकनीक का नाम क्या होता है। तो ध्वनि सुरक्षा कहते हैं उसको। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं आप। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है, ध्वनि हमारा कंपन के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। विरलीकरण उत्पन्न होता है, हमारा आंसर क्या हो जाता है, हवा का दबाव। क्या हो जाता है, हवा का दबाव बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है, आंसर हो जाता है डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता किस में मापा जाता है, डेसिबल में। यही चीज़ें हमने कहा था। क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई को क्या कहते हैं। ध्वनि तरंग की जब आवृत्ति मापने की बात की जाती है तो आप हर्ट्ज बिल्कुल बिंदास कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा हमारा, ध्वनि निम्न में से एक है। ध्वनि निम्न में से एक क्या है, तो ध्वनि निम्न में से एक यांत्रिक तरंग हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। तो निर्वात में यात्रा की बात की जाती है, ध्वनि हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट, जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण क्या होता है। हवा के कण क्या होता है, तो हवा के कण हमारे तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करता है। प्रश्न देख लीजिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है, ध्वनि का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है। क्या करता है, सुनने की अनुभूति पैदा करता है, उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, हवा में ध्वनि तरंगे होती है। हवा में ध्वनि तरंगे किस प्रकार से होती है, अनुदैर्घ्य होती है। क्वेश्चन पूछेगा, हवा में ध्वनि तरंगे किस प्रकार से होती है, अनुदैर्घ्य होती है। और इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपसे फिर से पूछने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से ध्वनि तरंग क्या होता है, भ्रमण करती है। ध्वनि तरंग भ्रमण करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा विभिन्न माध्यमों में
भीतर गति का। ठीक है, अगला देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन की देख लेते हैं। क्वेश्चन भी क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन है ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। क्वेश्चन हमारे साथ बोलते चलिएगा। तो वस्तुओं के कंपन होने पर क्या होता है, वस्तुओं के कंपन होने पर। ठीक है, चलिए अगला बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती है। कहेगा कि निम्नलिखित में से किस में ध्वनि नहीं जा सकती है, तो आपको एक निर्वात के अंदर ध्वनि नहीं जा सकती। इसके आंसर बी हो जाता है। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछे कि ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्न में से क्या हो जाएगा, कथन सही नहीं है। क्या कहा जाएगा, सही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, सबसे पहले भैया 330 से 350 मीटर की रफ्तार से यात्रा करती है, या मैकेनिकल तरंग होती है, या यह यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिल्कुल सही हमारा सी नंबर। और क्या कहा जा रहा है, कथन कहा जा रहा है नहीं, और ये हमारा नहीं बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि इनको सफल करने के लिए क्या हो जाता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन सारे गलत हो जाते हैं। ठीक है, और ये सही हो जाता है, क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर के हिसाब से ये हम सी नंबर सही हो जाता है। क्योंकि ध्वनि को यात्रा करने के लिए माध्यम की सबसे सर्वोत्तम आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे कहा गया नहीं, तो सेम हो जाएगा। ध्वनि संरक्षण के समय माध्यम के कणों के ऊंचे घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है। भाई साहब, तो हमारा आंसर हो जाता है संपीड़न कहलाता है। क्या करता है, संपीड़न कहलाता है। आइए परिसर से देखते हैं कि बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि की तीव्रता स्तर क्या होता है। तो हम आंसर आ जाता है 0 dB हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 dB होता है। छोटा डी और बड़ा बी से सूचित किया जाता है। याद रखिएगा, कभी कभी दोनों छोटा देगा तो गड़बड़ा जाइएगा। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है यहाँ पे, इसके बारे में ये चीज़ें जानने की जरूरत है कि संकेत भेजने में समुद्र की गहराई को पता लगाने के लिए कीमत कपड़ों, वायुयान के घड़ियों को, पुर्जों को साफ करने में, कलखानों के चिमनियों के कालिख हटाने में, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, और गठिया रोग के उपचार के, मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाने के लिए सारा किसका यूज़ किया जाता है, 20 किलोवाट से ज़्यादा का आवृत्ति वाले अल्ट्रासोनिक तरंग का। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा गया है। तो मनुष्य की ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितनी होती है। श्रव्य सीमा पूछा गया है, श्रव्य सीमा तो आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज श्रव्य सीमा हो जाता है। ठीक है, हाँ, एक क्या हो जाता है, 20 से 20,000 क्या कहते हैं, जो मध्य आवृत्ति वाले तरंगों को श्रव्य तरंग के रूप में घोषित किया जाता है। चलिए प्रश्न क्या आएगा हमारे कि मानव कान की सामान्य श्रव्य सीमा कितनी होती है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है, और हम लोगों को हमेशा पता है कि 20 से 20,000 तक हम लोग ये सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मनुष्य ऊंची ध्वनि की सहन नहीं कर सकता है, वह उच्चतम ध्वनि का स्तर है जो कि मनुष्य सहन कर सकता है। तो लास्ट मनुष्य ध्वनि सहन कर सकता है 80 dB। 80 dB से अधिक होगा तो चदरा फट जाएगा। नेक्स्ट है, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाता है इंफ्रासोनिक। क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक हम लोग कहते हैं। प्रश्न अगला, किसकी आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। किसके लिए श्रव्य नहीं, मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाता है 22,000 हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट है, अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है। तो हमारा 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, 20 हर्ट्ज से कम हो जाता है, जो कि इंफ्रासोनिक और अपश्रव्य की क्या हो जाती है परिभाषा और उदाहरण के रूप में ये जान सकते हैं। एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर इनवर्स वन, यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर, तो तरंग आवृत्ति क्या हो जाती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपको बनाने के लिए भी मिलेगा। तो देन इसके लिए एक फार्मूला याद रखिएगा, भी बराबर याद रखिएगा, भी वेग को सूचित किया जाता है। यहाँ पे वेग भी पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे है भी बराबर एफ इंटू लेमडा। ठीक है, यहाँ एफ क्या हो जाता है, आवृत्ति हो जाता है, और लेमडा क्या हो जाता है, तरंग दैर्घ्य हो जाता है। मान रखिएगा, बन जाएगा। तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने के लिए किसकी मदद की सहायता की आवश्यकता होती है। तो प्रसर्व की। और प्रसर्व कितना होता है, तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के लिए प्रसर्व कहते हैं। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में श्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। तो भाई साहब यहाँ पे 20 हर्ट्ज हो जाएगा। न्यूनतम बात कर रही थी, अधिकतम 20,000 हर्ट्ज 80 dB। यहाँ पे सारी परिभाषाएं ध्वनि के तरंगों की आंतरिक तरंगे हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। अवश्रव तरंगे, जिसको 20,000 हर्ट्ज के नीचे वाली ध्वनि को सुन सकते हैं, जिसको हमारा कान नहीं सुन सकता है। हमारा कान सुनने वाला यहाँ पे सेकंड नंबर श्रव्य तरंगे हैं, जो कि 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाले श्रव्य तरंग को सुन सकता है, जो मनुष्य के कान इसको आसानी से सुनने में क्षमता रखता है।
अगला यहाँ पे 3 नंबर है प्रसरब तरंग, जो कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली आवृत्ति है, जिसको हम लोग नहीं सुन सकते। इसको सुनने वाला कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इत्यादि होते हैं। नेक्स्ट है मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितनी होती है? तो भाई साहब आवृत्तियों की रेंज हमारा 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज होता है श्रव्य तरंगों का। ये चीज़ें पूछा जा सकता है। आपको कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो चीज़ें इसके अंदर मेंशन है। आइए अगला प्रश्न कहा जा रहा है, इनमें से कौन सी तरंगे मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है? तो मनुष्य के लिए कौन सा श्रव्य नहीं है? तो हमारा आंसर निकल के जाता है 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति रेंज वाली क्या हो जाता है? मनुष्य के श्रव्य होती है, सॉरी नहीं है, होती है। ये चीज़ आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे आवृत्ति से भी अधिक होती है किससे? तो हमारा आंसर हो जाता है 20 हर्ट्ज से। ठीक है, अल्ट्रासोनिक के लिए ध्वनि की चाल देख लीजिए किसमें कितना होता है। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति रूप में जाने पर क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाता है सुपरसोनिक, इसको कहते हैं। प्रश्न अगला अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अगला प्रश्न, ध्वनि की गति पर दबाव का प्रभाव क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि की गति पर दबाव का प्रभाव क्या पड़ता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कि ध्वनि की गति के दबाव से प्रभावित नहीं होता है। इसको दबाया नहीं जा सकता, वो निकलना चाहे तो निकल ही सकता है, चाहे जैसे भी हो। हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो हमने वेग बराबर अभी एफ इंटू लैम्डा बताया था, तो उसी फार्मूला पे इस पे बेस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको लगभग यह ध्वनि का वेग याद कर लेना है, क्योंकि डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है। 330 मीटर पर सेकेंड होता है, 330 मीटर पर सेकेंड होता है। बनाने वाला क्वेश्चन ये है, एक ध्वनि तरंग की मात्रा किलो हर्ट्ज में इतना दिया गया है और इसका तरंग दैर्ध्य 0.1 मीटर है, तो इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा यहाँ पे 2.0 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड लगेंगे। चलिए, टाइम बराबर फार्मूला जानते हैं कि डिस्टेंस बटा स्पीड होता है, उसी पे लगाइए। नेक्स्ट ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर सेकेंड इनवर्स है, तो ध्वनि की तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा तय करने में कितना समय लेगा? तो हमारा आंसर क्या हो जाता है 10 सेकेंड। फार्मूला क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल, डिस्टेंस बटा स्पीड। नेक्स्ट, हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो हवा में ध्वनि की चाल जितनी होती है उसका आंसर हो जाता है 332 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारा देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान रखिए कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो हम ही लोगों ने पढ़ा। देखिए ये अलग अलग तरीक़ों से इसलिए दिया जा रहा है कि आपके एग्जाम हॉल में दिक्कत ये ना हो कि हमने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। क्वेश्चन कम ही है लेकिन इसको अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं। जब ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है या 3 मीटर की तरंग पैदा करता है, इस प्रश्न में ध्वनि तरंग की गति क्या होती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है 1800 मीटर सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि एक प्रसारण केंद्र में 71 गुने 10 के पावर 4 हर्ट्ज की आवृत्ति और 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ तरंगों को प्रसारित तरंगों का तरंग क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाता है 422.5 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है हमारा कि एक ध्वनि तरंग की गणना करें जिसमें आवृत्ति 20 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में उसकी 400 गति दिया गया है। तो भैया इसको किस प्रकार से सूचित करेंगे? तो 2 मीटर से सूचित करेंगे। इसका फॉर्मूला वही लगेगा, कौन सा? ध्वनि का वेग बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ की वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति कितनी होती है? तो ध्वनि की गति हमारी 332 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे, एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ट्ज आवृत्ति और 2.5 मीटर तरंग दैर्ध्य की तरंगे भेजता है, तो ध्वनि तरंगों की चाल क्या होगी? ध्वनि तरंगे क्या हो जाता है? चाल पूछा गया इसके अंदर। तो चाल हमारा 1000 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। चलिए समय कम है, अब याद रखिएगा तो ज़्यादा लाभ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य वेग ध्वनि का वेग है? तो सत्य ध्वनि का वेग कौन सा हो जाता है? तो सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक। अगला, एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। तो एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? माध्यम की आवृत्ति हमारा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा हमारा कि समुद्री जल में ध्वनि में गति होती है। समुद्री जल में ध्वनि में गति क्या होती है? 1531 मीटर सेकेंड। 1531 मीटर पर सेकेंड हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि वायु में ध्वनि का वेग
से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को क्या कहा जाता है? एक वस्तु को क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर है, एक वस्तु को हम लोग प्राधानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राधानिक कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन सत्य और असत्य है? ये चीज़ आपसे पूछा गया है। तो हीलियम गैस में ध्वनि की चाल 965 किलोमीटर पर सेकंड होता है। नहीं, यहाँ पे 0.61 सेकंड होता है। ये चीज़ आपसे गलत कहा गया है। लेकिन हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 मीटर होता है। बी हमारा सही हो जाते हैं, यानी कि आपको 20 सत्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा इस तरह से एक क्वेश्चन रहने वाला है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे रिवीजन करा देता हूँ। 25 डिग्री सेल्सियस वाले किसी माध्यम में ध्वनि की गति परिवर्तित हो जाती है। इस कथन के संबंध में कौन सा कथन गलत या सही है? ये चीज़ आपसे, तो ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति 316 मीटर पर मिनट हो जाता है। 300 मीटर मिनट पर मिनट हो जाता है। नहीं, 332 ना होता है जी, ये गलत कहा जा रहा है। अशुद्ध जल में ध्वनि की कितना मीटर होता है? तो 1498 होता है। या मीटर सेकंड क्या होता है? 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। तो यहाँ पे ध्वनि की गति किसमें पूछा गया? जल में। तो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, ये तो गलत है। इसलिए ना तो ये और ना ही बी। अगला प्रश्न कहा जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बराबर बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो क्वेश्चन पढ़िए। हाँ, वही क्वेश्चन है, समुद्री जल में ध्वनि की चाल इतना किलोमीटर होता है क्या? आइए देखते हैं। तो इस इतना किलोमीटर होता है क्या? नहीं, ये नहीं होता है। और अशुद्ध ध्वनि का भी ये तो होता ही नहीं है। तो हमारा ना तो ये ना तो बी हो जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि किसी भी माध्यम में जैसे ही हम बढ़ाते हैं ध्वनि की गति तो बढ़ जाती है क्या? तो भाई साहब यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है तापमान। क्या हो जाता है? तापमान हमारा सही हो जाता है। चलिए, हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं दे रहा हूँ, क्योंकि अब आपके पास समय कम है। नेक्स्ट है कि जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? इस चाल का यात्रा करना क्या कहा जाता है? आंसर कीजिए, पराध्वनि कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पराध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से किसमें 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो हमारा आंसर हो जाता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 25 डिग्री सेल्सियस में विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में सत्य है? 5960 किलोमीटर स्टील में और निकल में क्या हो जाता है? 40-60 हो जाता, 60-40 हो जाता है। इसका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा? तो आपका आंसर निकल कर जाता है यहाँ पे स्टील में इतना नहीं होता है। स्टील में आपको कितना होता है? ये होता है स्टील, ये ध्वनि की गति में इतना होता है, जो कि गलत है। और बी में क्या हो जाता है? निकिल में गति में इतना होता है। ठीक है, वही है। दो दो क्वेश्चन दे दिया गया है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है कि यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होती है? अगर ये तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की गति से क्या होगा? तो भाई साहब बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति अधिकतम कितनी होती है? तो अधिकतम कितनी होगी? एल्युमिनियम के बराबर हो जाती है। अगला है किसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? ध्वनि की गति सबसे तेज हो जाती है। तो ध्वनि की गति सबसे तेज की बात करते हैं, स्टील हमारा सही हो जाता है। लीजिए अगला प्रश्न कीजिए, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करता है? किसी भी विशेष तापमान में क्या होता है? यात्रा तेज करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? स्टील और लोहा में। ठीक है, अगला देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा कि 25 डिग्री सेल्सियस विद्युत माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य और असत्य है? यहाँ पे क्या पूछा है? समुद्री जल, यहाँ पे इथेनॉल पूछा है। इथेनॉल और समुद्री जल पूछा है, और दोनों का यहाँ पे क्या हो जाता है? ध्वनि की चाल दिया क्या है? कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे 1531 ध्वनि में होता है, लेकिन 1200 नहीं होता। अभी हम लोग इथेनॉल के संबंध में पढ़ा है क्वेश्चन। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये सही है, गलत है? चलिए
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आ जाता है, ध्यान रखिएगा। पहले पढ़ते हैं। ध्वनि का चाल किस में पूछा गया, समुद्री जल में 500, 1531 होता है या नहीं। ध्वनि की चाल में 340 किलोमीटर प्रति सेकंड के रूप में होता है या नहीं। तो दोनों ऑप्शन पढ़ने के बाद में यह निष्कर्ष निकल के आता है कि ये तो नहीं होता है भाई, लेकिन ये हमारा हो जाता है बी नंबर, यानी कि ऑप्शन के अंदर ये सही छपा हुआ है। अगला प्रश्न कर लेते हैं यहाँ पे कि निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है। तो ध्वनि का सबसे कम होता है वायु के अंदर, वायु हमारा सही हो जाता है। अगला बात कर लेते फिर से क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत या सही है। तो वायु में बात की जाए 340 मीटर पर सेकंड होती है, या जल और सूत्र में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकंड होता है। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आ जाता है, यहाँ पे दोनों सही है। अभी हम लोगों ने जस्ट ऊपर पढ़ा है दोनों क्वेश्चन को, यही तो रिपीटेड है और यही एग्जाम हॉल में काम आएगा आपका। ध्वनि का प्रसार निम्नलिखित में से अधिकतम होता है। ध्वनि का प्रसार निम्नलिखित में से किस में अधिकतम होता है। तो हमारा आंसर होता है ठोस के अंदर अधिकतम हो जाती है। ठीक है, प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा। एक क्वेश्चन ये आपको ऊपर वाला है, फिर आगे देखते हैं। अभी अशुद्ध जल वाला हम लोग पढ़े थे। ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है। सबसे तेज यात्रा करती है, हमारा आंसर हो जाता है ठोस पदार्थ में। ठीक है, चलिए प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में अधिकतम चाल से यात्रा करती है। अधिकतम चाल से यात्रा करती है, तो हमारा आंसर हो जाता है ठोस के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि ध्वनि, याद रखिए ध्वनि की चाल माध्यम के किसके गुणों पर निर्भर करती है। किसके गुणों पर निर्भर करता है, तो इनमें से सब, यानी कि ताप, घनत्व और प्रत्यास्था। ध्यान के लिए क्वेश्चन कहेगा हमारा कि ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल कितनी होती है। ठोस से गैसीय के माध्यम में ध्वनि की चाल जो हो जाती है भैया जी, घट जाती है। क्या हो जाती है, घट जाती है। आइए प्रश्न इसको देखिएगा, यहाँ पे सेम क्वेश्चन देगा, यहाँ पे 5960 और 6240, लेकिन निकेल और स्टील दे दिया गया है, बाकी सब कुछ सेम है। तो हमारा आंसर क्या निकल कर जाता है, बिल्कुल वही है, पहले वाला क्वेश्चन है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है, ना तो ये और ना तो बी। क्वेश्चन जैसे पूछेगा वैसे ही आंसर करने का प्रयास करेंगे। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलो हर्ट्ज है, तो तरंग ध्वज की 40 सेंटीमीटर है, तो ध्वनि का 3.2 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लग जाएगा। तो 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा बंधु, 2.0 सेकेंड लग जाएंगे। अगला प्रश्न वही समय का फॉर्मूला लगा दीजिएगा कि समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाता है। अगला प्रश्न वही पे फॉर्मूला लेमडा वाला पे लगेगा कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्ध्य 4 मीटर है, तो ध्वनि तरंग की चाल कितनी होती है। तो 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, आंसर निकल के जाता है 200 मीटर पर सेकंड। अगला देखिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को दर्शाता है। तो 1 सेकंड में तय की गई दूरी को दर्शाता है आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा, ध्वनि के अभिलक्षण से ध्वनि की तरंग की विशेषता नहीं होती है। ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं होती है, तो हर्ट्ज हमारा सही हो जाता है। आग बंद करके इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, छोटा है लेकिन देखिए यहाँ पे ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को सुनने को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है टोन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के खंडों के दरारों और दोषों को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो दरारों और दोषों को पता लगाने के लिए तो पराध्वनिक हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है। ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को हम लोग क्या कहेंगे, तीव्रता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा हमारा कि एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, टोन, स्वर, तान कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली किसके मार्ग द्वारा बाधाओं की पता लगाने के लिए होता है। तो भाई साहब यहाँ पे आंसर हो जाता है अल्ट्रासोनिक तरंगे। क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक तरंगे। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प को भरे, यानी कि ध्वनि का पिंच ब्लेड इसके निर्भर करता है किसके ऊपर। तो हमारा आंसर जाता है आवृत्ति के ऊपर। किसके ऊपर, आवृत्ति के ऊपर। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन को, चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है। लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है, तो यहाँ हमारा सही हो जाता है। अगला है, ध्वनि की तारा तो निर्भर करता है। ध्वनि की तारा तो निर्भर करता है, ध्वनि की तारा तो हमारा आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला, जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को पहचान सकता है या पहचान करता है, उसे क्या कहते हैं।
तो उससे हम लोग कहते हैं पीच कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पीच कहते हैं। अगला यहाँ पे कि ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें प्रदान करती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ध्वनि के संवेदन। अगला क्वेश्चन आपको बढ़ पड़ा चुका, अल्ट्रासोनिक तरंगों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, हाँ, कौन सा गलत है? वे उच्च आवृत्ति वाले तरंगे होते हैं, बिल्कुल सही। उनमें उपयोग उद्योगों में भी चिकित्सा प्रयोजनों के लिए होता है, बिल्कुल सही। वे बाधाओं की उपस्थिति में से अच्छी तरह से परिभाषित पथ के बीच का यात्रा करता है, बिल्कुल सही। दोषपूर्ण स्थानों में अल्ट्रासोनिक वापस प्रतिबिंब नहीं किए जा सकते, ये तो गलत है भाई। दोषपूर्ण या सही हो, किसी माध्यम में भी अल्ट्रासोनिक का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि से भी क्वेश्चन पूछा जाता है इको से कि एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच की न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होती है? तो लगभग कितनी होती है? तो 17 मीटर हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि तरंगों को परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावर्तन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भैया? तो प्रतिध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा आप सभी को कि एक लड़के ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और 3 सेकंड के बाद में उसे प्रतिध्वनि सुनाई दी। यदि ध्वनि की गति 340 मीटर सेकंड है तो वह लड़का चट्टान से कितनी दूर है? तो चट्टान से 519 मीटर दूर है। अगला प्रश्न है कि कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर लगभग की दूरी से परावर्तित होती है तो क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाता है प्रतिध्वनि। क्या हो जाता है? प्रतिध्वनि। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडियोमीटर की छतों का दीवारों से किसका ढका जाता है ताकि यह सुरक्षित और क्या हो जाता है? फाइबर बोर्ड होता है, जिसके कारण से यह प्रतिध्वनि हमें सुनाई देता है। अगला प्रश्न देखिए उसी से संबंधित है कि एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड के वापस आ जाती है और यदि ध्वनि की गति 342 मीटर पर सेकंड है तो स्रोत का परावर्तन सतह की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या यहाँ पे पूछा गया है? डिस्टेंस पूछा गया। यहाँ पे क्या पूछा गया है? डिस्टेंस पूछा गया है। ठीक है, तो डिस्टेंस बताना है। हमारा आंसर क्या हो जाता है? 513 मीटर हो जाता है। 513 मीटर हो जाता है, हमारा सही हो जाता है आंसर। 4 गुने समय डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है, 4 गुने समय। अगला क्वेश्चन कर रहा है लगातार या एकाधिक के कारण प्रतिध्वनियों के एक से अधिक बार सुना जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं परावर्तन। लीजिए अगला प्रश्न है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समय अंतराल होना चाहिए। कितना समय अंतराल होना चाहिए? 0.1 सेकेंड, हमारा सही हो जाता है। अगला बात कर लेते हैं, एक समुद्री सर्वेक्षण जहाज समुद्र के तल पर एक ध्वनि तरंग भेजता है जो कि 2.5 सेकंड के बाद एक प्रतिध्वनि या अंगुज प्राप्त करता है। तो समुद्री जल में ध्वनि की गति 1200 मीटर पर सेकंड है। तो समुद्र की गहराई क्या होगा? तो समुद्र की गहराई हमारा आंसर हो जाता है 1500 मीटर हो जाता है। 1500 मीटर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है हमारा कि ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है इसे क्या कहा जाता है? तो उससे हम लोग दोहरी प्रतिबिंब की परिणाम के बारे में प्रतिध्वनि कहते हैं। और वही चैप्टर पढ़ रहा है प्रतिध्वनि से क्वेश्चन, और इस प्रकार से क्वेश्चन जब भी दोहरी कहेगा तो प्रतिध्वनि कह दीजिए, इको कहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि मानव मस्तिष्क की ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? कितनी देर तक कायम रहती है? तो 0.1 सेकंड तक कायम रहती है, फिर से इसको दोहराना पड़ता है। नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति ने चट्टान के पास से ताली बजाई और 4 सेकंड बाद उसकी ताली की गूंज वापस आती है। तो चट्टान की दूरी ज्ञात करना है और ध्वनि की गति दे दी है 340 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। तो यहाँ पे 109 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है 692 मीटर का दूरी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा कि एक बड़े हॉल की दीवारों से ध्वनि के बार बार परिवर्तन को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम से ध्वनि की अनुभूति बनी रहती है? तो हमारा आंसर हो जाता है प्रतिध्वनि। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन की ओर। एक ध्वनि अनुनाद प्रतिध्वनि है जो कि कंपन में होने पर नियत स्वर मान पर गुजरता है। तो क्या हो जाता है आंसर? तो आंसर कीजिएगा सस्वरण त्रिभुज ट्यूनिंग फर्क हो जाता है। नेक्स्ट रहेगा हमारा अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी क्या होती है? न्यूनतम दूरी हमारा आंसर हो जाता है 17.2 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न कहा जा रहा है इन पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? ध्वनि की निरंतरता का आभास किसके कारण से होता है? प्रतिध्वनि हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे कि एक सभागार में ध्वनि का सत्यात ध्वनि के परावर्तन की
पुनरावृत्ति क्या हो जाता है, का परिणाम होता है, इसे क्या कहा जाता है। तो इसको 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाता है, अनुरण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि किसी अन्य कमरे से बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के कारण सुनाई देती है, वो ध्वनि तरंग किस प्रकार से सूचित किया जाता है। तो आंसर हो जाता है विवर्तन कहते हैं उसको। सोनार रडार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सोनार एक उपकरण है जो कि वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। जैसे कि हमारा आंसर हो जाता है पानी के नीचे की तल यानी कि गहराई। जैसे समुद्र में जब जहाज चलता है ना, तो क्या हो जाता है, हाइट की पता लगाने की, कितना गहराई है उसको पता लगाने के इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि आधा जल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है, वो क्या कहा जाता है। तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है, उससे कहते हैं हम लोग सोनार। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि इकोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीक से किससे संबंधित है। अधिक नज़दीक से किससे संबंधित, हमारा आंसर है डॉपलर इफेक्ट से। किससे, डॉपलर इफेक्ट से। नेक्स्ट है सोनार बताना है, सोनार का पूरा नाम बताना है। क्वेश्चन पूछेगा सोनार का पूरा नाम बताना है, तो सोनार का पूरा नाम क्या हो जाता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है। अगला यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछेगा संक्षिप्त नाम बताना है, तो यहाँ पे साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हो जाएगा, रेडिंग नहीं, रेंजिंग हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जा सकता है। तो सोनार की मदद से किसे मापते हैं, तो हमारा आंसर हो जाता है पानी के अंदर के मौजूद वस्तुओं की दूरी और दिशा गति को पता लगाने के लिए। शब्द एक प्रकार से आएगा कि शब्द रडार किससे व्युत्पन्न होता है, तो शब्द रडार से संबंधित यहाँ पे शब्द आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, 2 फार्मूला आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो हमारा प्रश्न का आंसर हो जाता है ट्रांसमीटर और डिटेक्टर है। ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो हमारा प्रश्न का आंसर हो जाता है सोनार का यूज हम लोग करते हैं। तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ध्वनि से संबंधित सारा क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर कर दिए। मैं कोशिश करता हूं कि सारा वीडियो एक ही साथ देने का, लेकिन यहाँ पे वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो देने का प्रयास करता हूँ। उम्मीद है कि सारा चीज़ समझ में आया होगा। तो अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं की तो शेयर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही क्लासों करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद सभी साथियों को।